दोनों को, रघुनाथ शाह और शंकर शाह, दोनों पिता पुत्र को जो है अंग्रेजों ने तोप से बांध के उड़ा दिया था। वो मुसलमानों पे आरोप जरूर लगाते हैं, लेकिन असल एजेंडे में यह है कि आदिवासियों को वो पीछे से गायब करते जा रहे हैं। मेवाड़ रियासत, सिरोही रियासत और गुजरात की ईडर रियासत जी, और अंग्रेजों की तरफ से जाट पलटन, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक तथ्य है, जिन्होंने जाकर के मानगढ़ की पहाड़ियों पर गोलियां बरसाई थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। आज चर्चा करेंगे राष्ट्र निर्माण में आदिवासी की, और इस चर्चा का बहाना बनी है ये नई किताब राष्ट्र निर्माण में आदिवासी, जिसको लिखा है डॉक्टर जितेंद्र मीणा ने। डॉक्टर जितेंद्र मीणा आदिवासी मुद्दों पर लिखते बोलते रहे हैं। आदिवासी मुद्दों पर उनकी एक स्पष्ट समझ है। वो लगातार आदिवासी अधिकारों पर, आदिवासी पहचान पर लिखते बोलते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में वो पढ़ाते हैं, और आखिर इस किताब को राष्ट्र निर्माण में आदिवासी, इसको लिखने की ज़रूरत अब क्यों पड़ी, जबकि आदिवासी नायकों पर हाल ही में सरकार ने भी एक किताब निकाली है। और इस किताब में और क्या ख़ास बात है, कैसे ये किताब राष्ट्र निर्माण में आदिवासियों की भूमिका को उल्लेखित करती है, रेखांकित करती है, और ये किया जाना क्यों ज़रूरी है, इस पर बातचीत करने के लिए खुद डॉक्टर जितेंद्र मीणा हमारे साथ इस वक्त मैं भी भारत के स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर जितेंद्र मीणा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो यही सवाल है कि राष्ट्र निर्माण में आदिवासी नाम की ये किताब आपने क्यों लिखी, क्योंकि इस तरह की किताब जो आदिवासी नायकों की भूमिका है उस पर सरकार की तरफ से भी जनजातीय कार्य मंत्रालय, जो शायद उन्होंने वनवासी कल्याण आश्रम की मदद के साथ मिलके एक किताब पब्लिश की हाल ही में, तो आपको ये क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि ये किताब लिखी जानी चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं भी भारत के तमाम दर्शकों को जोहार। किताब लिखने की एक वजह थी, खास करके मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। एक नाइजीरियन उपन्यासकार हैं चिनुआ अचेबे साहब, उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि जब तक शेरों के अपने इतिहासकार नहीं होंगे, मीन्स किसी भी समाज के अपने इतिहासकार जब तक नहीं होंगे, तब तक उनके बारे में कोई दूसरा नहीं लिखेगा। अगर दूसरा लिखता है तो या तो उसमें कोई अपना व्यक्तिगत स्वार्थ होगा, वो राजनीतिक हो सकता है, कोई आर्थिक स्वार्थ हो सकता है, या फिर वो आपके ऊपर दया भाव से लिखेगा। इसलिए मुझे ये महसूस हुआ कि क्यों नहीं मैं अपने हिस्से की जो कहानी है, अपने पुरखों की जो कहानी है, उसे मैं दर्ज करूं। क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं कि भारत सरकार के मंत्रालयों की, तो भारत सरकार के मंत्रालयों में मैंने कुछ किताबें पिछले दिनों जो छपी थी उसको देखा था, और अलग अलग आदिवासी नायकों पे आई थी। उसको जब आप देखेंगे तो लेखक जो किसी आदिवासी नायक के बारे में बात कर रहा है, इतिहास की बात कर रहा है, और जो लेखक है वो बी फार्मा डी फार्मा का स्टूडेंट है, उसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसको एक जिम्मेदारी दे दी गई है, उसको एक प्रोजेक्ट दे दिया गया है। युवा जो है लेखक के नाम से एक सीरीज पूरी भारत सरकार ने चलाई थी पिछले सालों में, और उसमें तमाम ऐसे ऐसे लोग हैं, कोई फार्मासिस्ट है, कोई और किसी अलग, कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, कोई और डिसिप्लिन का स्टूडेंट है। मेरी आपत्ति उनसे नहीं है कि वो किसी और डिसिप्लिन का होकर के आदिवासी बने, बिल्कुल लिख सकता है, लेकिन किसी भी किताब को लिखने के लिए, खास करके इतिहास को लिखने के लिए जो खास ट्रेनिंग चाहिए, वो एक इतिहासकार के पास मौजूद होती है। तो इतिहासकार जब उस किताब को लिखता है तो उसके कुछ मायने होते हैं, उसकी कुछ एक स्टैंडर्ड होता है, उसका एक पैटर्न होता है, उसकी एक ट्रेनिंग होती है, और उस ट्रेनिंग के तहत ये लिखी गई। और इसीलिए लिखी गई क्योंकि मेरे पुरखों के बारे में नहीं लिखा गया, और नहीं लिखने का मतलब है कि जो उन्होंने जैसा किया था उस तरीके से दर्ज नहीं किया गया। और उसके पीछे खास करके सरकार जब कोई काम कराती है, खासकर किताबों के मामले में, उनका अपना पॉलिटिकल एजेंडा। आपने जिक्र किया वनवासी कल्याण आश्रम का, वनवासी कल्याण आश्रम का एकदम क्लियर कट पॉलिटिकल एजेंडा, और उस पॉलिटिकल एजेंडे के हिसाब से वो किताब लिख रहे हैं, और उस किताब का मोटिव उनके अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को पूरा करना है, न कि
सही इतिहास लोगों के सामने दर्ज तो आपके इस किताब का क्या मकसद है, ब्रीफली अगर आप बताएं। मैं आपको बताऊं, एक हम बहुत लंबे समय से, खास करके 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो अक्सर नारे लगते हैं स्कूलों में, उन नारों में आप देखेंगे तो पता चलेगा कि आदिवासी नायकों का जिक्र नहीं है। एक कमी महसूस होती है एक आदिवासी समाज से आने के नाते कि क्या हमारे पुरखों ने कभी कुछ नहीं किया था, कोई कंट्रीब्यूशन उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जबकि इस धरती पर अगर हम इस देश की भी बात करें तो यहाँ भी जो मानव सभ्यता शुरू हुई उन्हीं से शुरू हुई है। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको आगे लाने के लिए, उसको दर्ज करने के लिए, उसको लोगों के बीच लाने के लिए कि भाई हमारी भी हिस्सेदारी इस देश को बनाने में है, उस चीज को सामने रखने के लिए ये किताब जो है लिखी गई है जी। और इस किताब की एक बहुत लंबी भूमिका आपने लिखी है। इतनी लंबी भूमिका की जरूरत आपको क्यों महसूस हुई? देखिए, और इस भूमिका में क्या क्या लिखा है आपने, वो भी आप अपनी जबान से ही बताए तो बेहतर जी। देखिए, ये इसमें लगभग 36 पेज की हमने भूमिका लिखी। भूमिका लिखने की 2 वजह हैं। पहली वजह तो ये कि देश भर में तमाम तरीके की जो राइटिंग्स अब तक हुई हैं पिछले सालों में, उन राइटिंग्स में क्या कमियां रही, और एक पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स चल रहा है देश भर में आदिवासियों को लेकर के, तमाम आदिवासी हिस्सों में चले जाइए तो आप पाएंगे कि आदिवासी अपने जो मूलभूत सवाल है उनसे आज भी लड़ रहे हैं। वो अंग्रेजी हुकूमत के दौर में भी अपना जंगल बचाने के लिए लड़ रहे थे, वो आज भी जंगल बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अंग्रेजों के दौर में भी जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, वो आज भी लड़ रहे हैं। वो उस समय भी जो है मालिक से मजदूर बनाए जा रहे थे, वो आज भी हो रहा है। तो वो जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है उसको जब तक आप एनालाइज नहीं करेंगे तब तक आप आदिवासी पुरखों के योगदान को नहीं समझ सकते। इसलिए भूमिका एकदम तो से आप ये कह रहे हैं कि अभी भी एक उपनिवेशवादी सोच के साथ ही आदिवासियों को ट्रीट किया जा रहा है देश में? बिल्कुल। आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। 1927 का वन कानून है, जो फॉरेस्ट एक्ट आया था 1927 में, उसमें एक लाइन लिखी हुई थी। वो लाइन ऐसे थी कि अगर कोई व्यक्ति 3 महीने के भीतर जंगल की जमीन पर अपना वैध दस्तावेजों के साथ दावा नहीं करता है तो 3 महीने के बाद का कोई भी दावा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज वो कहता है कि कोई भी व्यक्ति इस आधार पर जंगल की जमीन पर मालिकाना हक क्लेम नहीं करेगा कि वो उस जमीन पर रहता आया है या फिर उसके पुरखे रहते आए हैं। ये 1927 में अंग्रेजी हुकूमत ने कानून बनाया। ये कानून में आज भी है, ये लाइन आज भी है। अब आपके पास चेंज नहीं हुआ है, अप्रोच बस नाम बदल गया है। इसी तरीके से जो भूमि सुधार कानून 1952 में आए थे, आजादी के जस्ट बाद है, उनमें एक बात कही यही थी, अगर कोई काश्तकार 12 साल से अधिक वर्षों से किसी जमीन पर खेती कर रहा है तो उसे जमीन पर मालिकाना हक दिया जाएगा। लेकिन यही लाइन आदिवासी इलाकों में लागू नहीं होती है। तो डॉक्टर जितेंद्र मीणा, आपने इसमें आदिवासी पुरखों और आदिवासी नायकों का जिक्र किया है। जब हम लोग आदिवासी भारत में जाते हैं, राजस्थान जाएं, मध्य प्रदेश जाएं या आसाम जाएं या और झारखंड में जाएं, हमने एक चीज़ नोटिस की है कि अब हर चौराहे पर, जो भी बड़ा चौराहा है आदिवासी इलाके में, वहाँ पर आदिवासी नायकों की मूर्तियाँ मिलती हैं। तो क्या एक अपने आदिवासी पुरखों को लेकर, अपने नायकों को लेकर एक असर्शन, एक जागरूकता, एक अवेयरनेस आ रही है आदिवासी भारत में? बिल्कुल आ रही है। और आप देखेंगे ये पूरे जो अक्रॉस इंडिया जहां भी आदिवासी इलाके हैं वहां वो अपने आदिवासी पुरखों को क्लेम कर रहे हैं। मैंने इसी पुस्तक से मैं आपको बताऊं, मैंने इस पुस्तक के लास्ट में एक सूची दे रखी है लगभग आदिवासी विद्रोहों की, जो भारत भर के आदिवासी विद्रोह हैं। हाँ। इसमें लगभग 150 के आसपास आदिवासी विद्रोहों की ये सूची है जी। अब इतने लंबे समय तक, लगभग आप मान के चलिए कि 150 पौने 200 सालों तक अंग्रेजों ने यहाँ राज किया। उस दौर में आदिवासियों ने लगातार बगावतें की, लेकिन उसे कभी स्पेस नहीं मिला। धीरे धीरे आदिवासियों ने अपने नायकों को जो है खोजना शुरू किया, जैसे मैं किताब के थ्रू खोज रहा हूं। ऐसे ही जंगल में जो लोग रह रहे हैं, गांव में जो लोग रह रहे हैं, अलग अलग हिस्सों में, उन्होंने अपने नायकों की खोजबीन शुरू की। और जब उन्हें उनके बारे में मिलना शुरू हुआ तब उन्होंने उनको असर्ट करना शुरू किया।
वो उनकी आप मूर्तियां लगा रहे हैं अलग अलग चौराहे पर, उनके जन्म दिवस को सेलिब्रेट करते हैं, उनके योगदान को भी जो है वो बता रहे हैं। अब कहानी उससे आगे की है, यहां तक तो उन्होंने खोज लिया। अब जो इस समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, खास करके आदिवासी तबके के जो लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है इस देश को बनाने में, उस कंट्रीब्यूशन को सामने लेकर के आए, ताकि वो पब्लिक के बीच में, खास करके उन आदिवासी लोगों के बीच में जाए जिनके वो पुरखे रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इसमें लगातार आप देखिए, इसमें बहुत सारे नायकों की सूची है, लगभग 12 नायक उसमें शामिल है। उस सूची में आप देख लीजिए, सपोज आप शंकर शाह मंडावी और रघुनाथ शाह मंडावी साहब को ले लीजिए। ये वो व्यक्ति हैं आजादी के, मतलब अंग्रेजी हुकूमत के दौर में, ये 1857 की क्रांति के दौरान पहला राज परिवार है जिसके पिता और पुत्र दोनों को, रघुनाथ शाह और शंकर शाह दोनों पिता पुत्र को जो है अंग्रेजों ने तोप से बांध के उड़ा दिया था। और ये राज परिवार से थे। लेकिन और हमारे देश में ऐसा कभी नहीं हुआ। उनके 4 दिनों बाद आप देखेंगे तो मुगल बादशाह के बेटों को जो है लाल किले पे जो है गोली मारी गई थी। लेकिन वो बेटे थे, यहां राजा खुद थे, राजा और उनका बेटा, लेकिन उसे दर्ज नहीं किया गया। आज मध्य प्रदेश के आदिवासी उनकी शहादत को सेलिब्रेट करते हैं, उनके योगदान को याद करते हैं। उनका कद गौंड समुदाय में वही है रघुनाथ शाह शंकर शाह का, जो कभी अंतिम मुगल बादशाह का हुआ करता था, बहादुर शाह जफर का। तो ऐसे में अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम रघुनाथ शाह शंकर शाह की जो कुर्बानी है और उनके जो फैक्ट है उनको लोगों के सामने लेकर के यार बताएं कि हमारे पुरखों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। इसी तरीके से आप और देख लीजिए, आप गुंडाधुर को देख लीजिए बस्तर के क्षेत्र में 1910 का भूमकाल आंदोलन, एक ऐसी शख्सियत जिसने न केवल अंग्रेजी हुकूमत को हराया बल्कि उसके साथ साथ वहां के रजवाड़ों को भी खत्म किया, और उस शख्सियत का कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि आदिवासी नायकों की मूर्तियां लगाना या उनके नाम पर कॉलेज स्थापित करना या उनके नाम पर रेलवे स्टेशन का नाम कर देना, ये राजनीतिक दलों की, सरकारों की मजबूरी है, क्योंकि उन्हें वोट की राजनीति करनी है। और आप जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि जो एक्चुअली उनका इतिहास है वो सही संदर्भों में सही तरीके से सही लोगों तक पहुंचे। बिल्कुल ठीक। अब इसमें एक और चीज जोड़ देता हूं मैं। अभी इसके साथ एक और क्या खेल हो रहा, अभी कुछ दिन पहले, लगभग 3 से 4 दिन पहले, राजस्थान सरकार ने जो है कालीबाई कलासवा भील जो बच्ची थी, जो डूंगरपुर जिले में, जो अपनी पाठशाला को बचाते हुए, अपने टीचर को बचाते हुए जो शहीद हुई थी 1947 में, आजादी के लगभग 3 महीने पहले वो बच्ची शहीद हुई। उनके योगदान पर वहां की पाठ्य पुस्तकों में, खास करके स्कूली पाठ्य पुस्तकों में जो है एक पाठ हुआ करता था, एक चैप्टर था, उसे अभी 3 दिन पहले राजस्थान सरकार ने पाठ्य पुस्तकों से हटा दिया है। अच्छा, उसे हटा दिया है। अब उस नायिका को मैंने अपनी किताब में जगह दी, और ये ऐसा नहीं था कि मुझे पता नहीं था कि सरकार हटाने वाली, लेकिन ये मैं जानता हूं कि किस तरीके से इतिहास के साथ लगातार छेड़खानी हो रही है। वो कहते हैं कि मुगलों ने ये किया, वो मुसलमानों पे आरोप जरूर लगाते हैं, लेकिन असल एजेंडे में यह है कि आदिवासियों को वो पीछे से गायब करते जा रहे हैं। और इसमें जो लोग योगदान दे रहे हैं, जैसे उदयपुर के सांसद ने पिछले साल एक चिट्ठी लिखी थी इसी के संदर्भ में, और उसमें उन्होंने कहा था कि ये इसके बारे में कुछ चीजें गलत लिखी हुई हैं और इसे हटाया जाना चाहिए। और ये उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने एक चिट्ठी लिखी थी, वो बीजेपी से संबंध रखते हैं, और अब वो चैप्टर पूरा का पूरा गायब कर दिया गया। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य की तरफ मेरा ध्यान घुमा दिया है। मानगढ़ धाम का हम सब लोग जानते हैं कि भील आदिवासियों की वहाँ पर शहादत हुई, और आज एक बड़ा स्थान बन चुका है। सरकार ने भी वहाँ बड़ा म्यूजियम बनाया है, प्रधानमंत्री खुद गए वहाँ पर, और उस वक्त में काफ़ी आर्टिकल लिखे गए। आप अभी केंद्र में मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल साहब, इंडियन एक्सप्रेस में उन्होंने एक लेख लिखा था, और वो लेख मैंने पढ़ा, तो लेख पढ़ते हुए मैंने ये देखा कि उसमें भील आदिवासियों ने कैसे अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, कैसे अंग्रेज़ों ने शहादत दी, ये बात तो लिखी थी। लेकिन क्योंकि मैं भी इतिहास का छात्र रहा हूँ, उसमें बड़ी सफाई से उन्होंने इस बात को गायब कर दिया कि दरअसल अंग्रेज़ों से हेल्प मांगने वाले स्थानीय राजा थे।
बिल्कुल। तो और जो देखा जा रहा है कि जो जब आदिवासी नायकों की बात होती है तो आदिवासी नायक जो मुगलों के खिलाफ लड़े या अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े उसको, और ख़ासतौर पर मुगलों के खिलाफ जो लड़े, उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। इस नैरेटिव को, इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, ये पूरा का पूरा एक पॉलिटिकल नैरेटिव है। जिस आर्टिकल का आपने जिक्र किया, चिट्ठी जो मन्नालाल रावत उदयपुर सांसद ने लिखी, वो भी इसी लाइन पर है। हकीकत जो है मानगढ़ धाम की अगर बात करें तो उसमें ये था कि मेवाड़ रियासत, क्योंकि नाम लेना बहुत जरूरी है, मैं इतिहास का विद्यार्थी, मैं ले सकता हूं इस नाम को। मेवाड़ रियासत, सिरोही रियासत और गुजरात की ईडर रियासत जी, और अंग्रेजों की तरफ से जाट पलटन। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक तथ्य है, जिन्होंने जाकर के मानगढ़ की पहाड़ियों पर गोलियां बरसाई थी। बिल्कुल ठीक बात। ठीक, और एक्चुअली में ये जैसे ही तीनों नाम आते हैं, मेवाड़, सिरोही रियासत और ईडर, तो ऐसे ही जो है बीजेपी का जो पॉलिटिकल एजेंडा है, जो पॉलिटिकल सपोर्ट सिस्टम है, वो उसके खिलाफ चला जाता है, वो नैरेटिव। इसलिए बीजेपी वो चाहती है कि राजा महाराजाओं को दोष मुक्त कर दिया जाए। ऐसे बिरसा मुंडा के मामले में भी होता है। बिरसा मुंडा के स्थानीय जमींदारों, साहूकारों के साथ जो उनकी लड़ाई थी, उसको ना बता के आप अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई है उसको बताते हैं। बिरसा मुंडा के केस में एक और चीज है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। उन्होंने जिस परंपरा की शुरुआत की, जिसे हम लोग बिरसैत के नाम से जानते हैं जी, आरएसएस उसे वैष्णव से जोड़ रहा है। वो कह रहा है कि बिरसैत जो है वो वही है जो वैष्णव पंथी धारा जो है कहती है, और वो उसको वहां फिट कराने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए आप देखिए पूरे देश भर में जब बिरसा मुंडा की 150वीं जो है वो मनाई जा रही, 150वें वर्ष आज इस साल पूरे हो रहे हैं, तो पूरे देश भर में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सरकारी जो है संस्थानों में हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में हो रहे हैं, अलग अलग हिस्सों में, और खास करके आदिवासी हिस्सों में ये कार्यक्रम हो रहे हैं, जहां एक टर्म उन्होंने लिख रखा है, एक तो डिकोलोनाइजेशन या उसके अलावा वो बिरसा मुंडा। ये 2 टर्म होने चाहिए, बाकी आर्टिकल मतलब सेमिनार कुछ भी हो सकता है। और इसके नाम पर उनका जो पूरा का पूरा फोकस है वो ये है कि किस तरीके से जैसे तथागत बुद्ध को विष्णु के अवतार में फिट किया गया था, सेम उसी तरीके से बिरसा मुंडा को हिंदुत्व के अवतार में फिट कर दिया जाए। और वो उस एजेंडे की तरफ बढ़ते हुए दिखते हैं, क्योंकि वो एजेंडा उनको सूट कर रहा है। और वो इसमें इसलिए आगे बढ़ पा रहे हैं क्योंकि उनके बारे में ज्यादातर लिखने का काम सरकारी संस्थाएं करवा रही हैं। क्या आप इस नैरेटिव को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं इस किताब में? मैं उस नैरेटिव को नहीं, मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूं कि फैक्ट क्या है। आप हिस्ट्री को अगर सेलेक्टिवली देखेंगे और अगर आप पिक एंड चूज करेंगे तो वो हिस्ट्री नहीं हो सकती है। हिस्ट्री को आपको देखना पड़ेगा हिस्टोरिकल सेंस में ही, और हिस्टोरिकल सेंस ये कहता है कि बिना बायस हुए, बिना बेईमानी किए हुए, जो पिछले दशकों में हुई है, जो इतिहासकारों ने की, जो पॉलिटिकल पार्टीज ने की, वो बेईमानी को उजागर करने का काम मैं कर रहा हूं। और मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पुरखों ने जो किया है उस पर हमें फक्र है, उस पर हमें गर्व है, और उसको हम क्लेम करते हैं कि हाँ, हमारे पुरखों ने राजा महाराजाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी, महाजनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, व्यापारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, गैर आदिवासियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उन तमाम लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जिन्होंने हमें लूटने की कोशिश की, हमारे संसाधनों को लूटा, हमारी परंपराओं को नष्ट किया, हमारे जो ट्रेडिशन थे, हमारी जो संस्कृति, उसको जिसने भी नष्ट किया, हमने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, और हम उसको क्लेम करते हैं और प्राउडली क्लेम करते हैं। तो हम उसको उसी संदर्भ में आगे ले जाना चाहते हैं, और बीजेपी और सरकार के जो लोग हैं वो उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे वो बिरसा मुंडा का कर रहे हैं, जैसे वो और आदिवासी नायकों का कर रहे हैं, जैसे वो कालीबाई कलासुआ का कर रहे हैं। जी जितेंद्र मीणा, एक बात और बताइए कि एक पत्रकार के तौर पर जब हम आदिवासियों के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, कोई रिसर्च करते हैं, मान लीजिए हमें भीलों में जाना है या किसी गोंड इलाके में जाना है या पीवीटीजीज के बारे में या डिनोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में कोई रिपोर्ट करनी है, तो जाहिर है हम कुछ कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत बेसिक जानकारियां हमें मिलें, तब हम लोग ग्राउंड पे जाएं।
बहुत चैलेंजिंग काम लगता है कई बार, क्योंकि ऑथेंटिक जानकारी आदिवासियों के बारे में हासिल करना आसान नहीं है इंटरनेट पे या किताबों में। और आप खुद ही कह रहे हैं कि एक खास पॉलिटिकल एजेंडा के साथ आप तो खास तौर पर लिखा जा रहा, बहुत पहले से भी लिखा गया है। तो जब आप एक हिस्टोरियन के तरह से जब आप लिखते हैं, क्योंकि जब आप इतिहास लिखते हैं तो उसके स्रोत क्या हैं, उनका सही सही विश्लेषण करना, कहीं अतिशयोक्ति तो नहीं, किताबें जब आप पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें, तो आदिवासियों के मामले में तो आदिवासियों ने नहीं लिखा है, और जिन लोगों ने लिखा है वो शायद आदिवासी भाषाएं भी नहीं समझते हैं। तो कितना चुनौतीपूर्ण था आपके लिए काम करना? देखिए, बेहद चुनौतीपूर्ण है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ। एक शब्द है जो हम आम बोलचाल में बहुत आसानी से समझ जाते हैं, टका, रुपया टका। हाँ, वाला टका। अंग्रेजों ने उसको जो जब अकाउंट्स में दर्ज किया, उसकी स्पेलिंग उन्होंने की TAN KAS, टकास करके, उसको उन्होंने इस तरीके से उसमें दर्ज किया। अब किसी दूसरे जब गैर आदिवासी ने उसको अपनी भाषा में लिखा तो वो टका न होकर के तनख्वाह हो गया। अच्छा, ओके। आप समझिए, ये वो चाइनीज विस्पर गेम की तरह है। हाँ। कि आपने किसी एक के कान में कोई बात फुसफुसाई, और जब वापस वो बात आपके पास घूम कर आई तो पता चला कि उसका संदर्भ ही बदल चुका है, क्योंकि लिखने वाला गैर आदिवासी है। आदिवासी हिस्ट्री के साथ ये सबसे बड़ी तकलीफ है, सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि एक तो जो कोट एंड कोट हिस्टोरियंस, जो जिसे हम लोग मेन स्ट्रीम, जो अंग्रेजी जो लाइन जो हिस्टोरियंस की कहती है, वो कहती है हम रिटन सोर्सेज पे जाएंगे, लेकिन आदिवासियों में लेखन की परंपरा है ही नहीं। वहां पर जो नॉलेज का जो प्रिजर्व करने का सिस्टम है वो ओरल ट्रेडिशन है, वो पिताजी से बेटे को मिलता है, माँ से बेटी को मिल रहा है, और आगे इसी जनरेशन टू जनरेशन फॉरवर्ड होता रहता है। अब जिसे हम लोग अंग्रेजी लाइन के हिस्टोरियंस कहते हैं, वो इसको सोर्सेज में नहीं कंसिडर करते, जबकि यही जिसे हम लोग डीकोलोनाइजिंग माइंड कहते हैं, वो यही सबसे पहला हिस्सा है कि सबसे पहले आप उस परंपरा को लेकर के आइए जो आपकी अपनी परंपरा है। दूसरी चीज, लिखने वाले गैर आदिवासी हैं तो उन्होंने गैर आदिवासी भाषाओं में लिखा। तो जब गैर आदिवासी भाषाओं में लिखेंगे तो वहां पर भी एक चुनौती मेरे जैसे व्यक्ति के लिए आती है, एक इतिहासकार के लिए चुनौती है कि जैसे मैंने इसमें मराठी सोर्सेज का भी इस्तेमाल किया, मैंने हिंदी का भी इस्तेमाल किया, मैंने इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल किया, और मैंने जो है बांग्ला के भी सोर्सेज का इस्तेमाल इसमें किया। अब उससे ज्यादा भाषाएं मुझे नहीं आती, एक लिमिटेशन है हिस्टोरियन के तौर पे अपनी भी है। तो इन भाषाओं का जो सोर्सेज थे उनका इस्तेमाल करके मैंने ये लिखा। तो ये बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य था कि आप जिस भाषा से उठा रहे उसके साथ साथ आप वहां से तो ले ही रहे, लेकिन उसको क्रॉस चेक भी करेंगे कि भाई वो चीज एग्जिस्टेंस करती भी है कि नहीं करती है, उसको सेकेंडरी कौन सा सोर्स है जो वेरीफाई कर रहा है। अगर उस बात को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास सेकेंडरी सोर्स है तब हम उस को कंप्लीट मानते हैं। अगर उसको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास कोई दूसरा दस्तावेज नहीं है, दूसरी कोई और ऑथेंटिक चीज नहीं है, तो हम उसको वेरीफाई अगर नहीं हुआ है तो हम उसको दर्ज नहीं करेंगे। तो ये एकदम चुनौतीपूर्ण। और इतिहास की जब आप बात कर रहे हैं, और आप क्योंकि खुद इतिहास के अध्यापक हैं और आप तो यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ा रहे हैं, तो इतिहास लिखना आप कह रहे हैं कि अलग काम है और किस्से कहानियां लिखना अलग काम है। जब आप नायकों की बात करते हैं तो अक्सर ये होता है कि नायक को बाकी उस वक्त के जो आम लोग हैं उनसे बिल्कुल अलग करके एक हीरो की तरह से पेश किया जाता है, एक सुपर ह्यूमन बीइंग के तौर पे पेश किया जाता है। वो कहानियाँ किस्से की तरह उन चीज़ों को पेश किया जाता है। चुनौती ये होती है कि जब इतिहासकार के लिए कि जब एक हीरो को पेश कर रहे हैं तो उस वक्त में उसका जो समाज है जिसका वो हीरो है उसकी क्या हालात हैं, वो कौन से हालात हैं जिसमें वो लड़ाई का रास्ता चुनता है और नेतृत्व देता है। क्या आपकी किताब में वो कैप्चर आप कर पाएँ, आप सेटिस्फाइड हैं उसको लेके कि मैं उस वक्त की तस्वीर भी पेश कर रहा हूँ जिसमें वो हीरो उभर के आया, लोगों का नायक बना? देखिए, मैं आपको बिल्कुल ये जो इस किताब का जो शुरुआती जिसको हम लोग भूमिका कह रहे हैं हम उसमें उस दौर की जो स्थितियां हैं उसको स्पष्ट कर रहे हैं। सबसे पहला काम कि उस दौर में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, कैसे चीजें चल रही हैं। दूसरा, उसके बाद जब हम किसी नायक के बारे में चर्चा करें, अगर हमने जैसे टंट्या भील के बारे में बात की
तो टंट्या भील का जो पूरा का पूरा इलाका है, मालवा का जो रीजन है, या रतलाम, खरगोन, अलीराजपुर, बड़वानी से लेकर के जो पूरा हिस्सा है, दक्षिणी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और इवन महाराष्ट्र तक का जो पूरा का पूरा हिस्सा है, उस हिस्से की जो कंडीशन है, जो उस दौर की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो हालात है, उसको भी हम अकाउंट में ले रहे हैं। क्योंकि जब तक हम उस बैकग्राउंड को क्लियर नहीं करेंगे, जब तक हम उसको नहीं समझेंगे, हम अपने रीडर को, अपने पाठक को ये बात नहीं समझा पाएंगे, और ना ही हम उसके साथ न्याय कर पाएंगे, अपने जो पुरखे हैं उसके साथ। हम उसको उस तरीके से भी पोर्ट्रे नहीं कर रहे हैं कि हम जो है सुपरमैन की तरह दिखाएं। वो गलती भी जो है एज ए व्यक्तिगत बहादुरी और साहस अपनी जगह पे है, बिल्कुल, लेकिन जिस कॉज के लिए वो लड़ रहे हैं, कहीं वो आम तौर पर जो किया जाता है कि जब आप नायक को पेश करते हैं तो उसकी व्यक्तिगत बहादुरी या व्यक्तिगत खासियत के, बिरसा मुंडा बांसुरी बजाते थे, ऐसे तीर से ऐसे मार देते थे, ये अपनी जगह पे खासियत हो सकती हैं, लेकिन जिस कॉज के लिए वो विद्रोही बने, जिस कॉज के लिए वो नायक माने जाते हैं, उस कॉज को कई बार भूल जाते हैं लिखना। इस बात का मैंने बिल्कुल ख्याल रखा जी कि कहीं किताब जो है एक ऐतिहासिक किताब है, एक दस्तावेज है, इतिहास का दस्तावेज है, ये कहानी में ना तब्दील हो। क्योंकि कहानियों में बहुत सारी चीजें हैं जो लेखक के पास लिबर्टी रहती है, उसके पास आ जाती है, वो किसी भी तरीके से कह सकता है। हाँ। मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मैं फोकस इस चीज पे कर रहा हूं कि मेरे पुरखों ने क्या किया है और जिसका सबूत मेरे पास है, जिसको मैं वेरीफाई कर सकता हूं, उस काम को मैंने वहां पर दिखाया है। मैं इस बात से भी एकदम दूर हूं, जैसे अक्सर इतिहास में, और कई अक्षर आप देखिए, बहुत सारी पुरानी पिक्चर, खास करके हिटलर के दौर की पिक्चर्स को देखिए, फोटो तस्वीरें देखिए, तो तस्वीर का जो एंगल होता है उसमें हिटलर बहुत बड़ा दिखता है और जनता छोटी छोटी चींटी के बराबर दिखती है। वो जो एंगल है उसमें दिखाने की कोशिश की जाती है कि बाकी सब कीड़े मकोड़े हैं और सिर्फ यही सर्वे सर्वा है। आजकल हमारे यहाँ हिंदुस्तान में भी एक के साथ चल रहा है। आदिवासियों में ये नहीं है, क्योंकि आदिवासियों में एक भाव है, वो है सामूहिकता का। बिल्कुल। अगर टंट्या भी लड़ रहे हैं तो उनके साथ साथ रेंगा कोरकू भी है और वो भी बराबर की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कोरकू समाज से आते हैं, और वो दोनों मिलकर के, उनके साथ साथ और साथी भी हैं जो उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और उनका जो कंट्रीब्यूशन, उन सबकी साझा जो हिस्सेदारी है, उसको भी हम लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं, उसको भी हम अकाउंट में लेकर के आ रहे हैं। तो बेसिकली सामूहिकता, आमतौर पर जब आदिवासियों की सामूहिकता की बात की जाती है तो उसको आमतौर पर नाच गाने तक सीमित कर दिया जाता है, जबकि सच्चाई ये है कि जब आप आदिवासी इलाकों में जाते हैं, किसी भी काम के बारे में जो फैसला लिया जाता है, ये हो सकता है कि उस समाज का कोई एक नेता है, वो सामाजिक मुखिया हो सकता है, धार्मिक मुखिया हो सकता है, लेकिन फैसला आमतौर पर सामूहिक ही होता है, और उसका इम्प्लीमेंटेशन में भी सामूहिकता आपको नजर आती है। इसमें एक नायक है, उनका नाम है यू तरोत सिंह जी, वो मेघालय से आते हैं जी। उनका जब चयन हुआ था राजा के पद पे, जब वो राजा बने थे खासी ट्राइब में, तब उनका चयन जो है सामूहिक निर्णय का वो था। उनसे पहले जो राजा थे वो भी जो है सामूहिक निर्णय से चुने गए, बहुमत से नहीं। एक चीज अक्सर हम लोग डेमोक्रेसी में बात करते हैं कि बहुमत किसके पास है, लेकिन यहाँ बहुमत की बात नहीं हो रही, यहाँ हो रही है कि सामूहिक निर्णय क्या है और सबकी सहमति किस पर है। तो अगर आदिवासियों में राजा जो है वो भी सामूहिक निर्णय का हिस्सा है, और ये लाइन जो हम बात करें, यू तरोत सिंह का समय है 1826 से 1830 का, लगभग आज से 200 साल पहले। ये लाइन आप देखिए, संविधान सभा में जयपाल सिंह एक बात कहते हैं, जब डेमोक्रेसी खास करके जब प्रस्तावना जो है पेश की गई थी, और जो है पूरा मूल भाव जो पेश किया गया था नेहरू जी की तरफ से, जो प्रस्ताव आया था, उसमें एक जगह वो कहते हैं कि आदिवासियों को लोकतंत्र सिखाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। आदिवासियों से लोकतंत्र सीखने की जरूरत है। उसका जो संदर्भ है, उसका संदर्भ ये है कि आदिवासियों में राजा भी सामूहिक निर्णय से चुना जा रहा है। दूसरी बात,
आदिवासियों में राजा सिर्फ पुरुष नहीं है, महिलाएं भी हैं। जैसे गैर आदिवासी समाजों में भी महिलाएं राजा दिखती हैं, लेकिन वहां या तो वो संरक्षक के तौर पर है, खास करके पहली जो महिला राजा हिंदुस्तान के इतिहास में दिखती है वो रजिया सुल्तान के तौर पर दिखती है। उसके बाद में ज्यादातर जो है महिला संरक्षक के तौर पर दिखी, लेकिन आदिवासियों में प्रॉपर राजा के तौर पर देखा गया। महारानी दुर्गावती का केस ले लीजिए, रानी रोई पुलियानी का केस ले लीजिए जो मिजोरम की महारानी है, जिसको हमने यहां भी शामिल किया है। तो महारानी मींस महिलाएं भी राजा हो सकती हैं किसी समाज की, किसी कबीले की। और ये चीज आदिवासियों में एकदम से क्लियर कट आपको देखने को मिलेगी। इसमें भी आपके निर्णय सामूहिक सहमति से लिए जा रहे हैं, सिर्फ राजा ही सामूहिक सहमति से नहीं चुना जा रहा, उसके बाद के भी जो फैसले हैं वो सारे दरबारी मिलकर के ले रहे हैं। नहीं, आपने जयपाल मुंडा की बात की और संविधान सभा में उनके भाषण का जिक्र किया। जयपाल मुंडा पर हम लोग जब एक डॉक्यूमेंट्री कर रहे तो हमने कई किताबें पढ़ी। उसी सिलसिले में एक अच्छी मोटी किताब हमें पढ़ने का मौका मिला, और किताब पढ़ने के बाद ये एहसास हुआ कि वो किताब लिखी गई थी जयपाल मुंडा को ध्वस्त करने के लिए, बलबीर दत्त की जी। तो वो जब किताब के बारे में ऊपर बैक पेज पर जब लिखा गया तो नायक तो मानते हैं उनको, लेकिन एक विवादास्पद नायक जो विवादों में रहे हमेशा, इस तरह के नायक, तो उस लिहाज से भी मुझे लगता है कि आपका जो एफर्ट है ये जरूरी भी था शायद। जी देखिए, वो जो जिस किताब का आप जिक्र कर रहे हैं बलबीर दत्त साहब की वो किताब है, वो किताब मैंने पढ़ी। उसमें एक तरीके से ऐसे दिखाया कि ये आदमी बहुत अच्छा था लेकिन इसमें ये कमी थी। हाँ। हर लाइन के साथ एक्चुअली में वो तो ना तो वो आदिवासी इतिहास के साथ न्याय किया गया, ना ही उस नायक के साथ न्याय किया गया। वो दरअसल एकदम से जो पॉलिटिकल एजेंडे के तहत जो कुछ आदिवासी नायकों के साथ या दलित नायकों के साथ या पिछड़े नायकों के साथ अक्सर ये किया जाता है। पॉलिटिक्स में भी ये होता है कि कुछ खास लोग जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर को चुनौती देते हैं, उनको डिफेम करने के लिए या तो उनके नाम के साथ कोई ऐसा अल्फाज इस्तेमाल किया जाएगा जिससे कि वो पूरा कैरेक्टर ही ध्वस्त हो जाए, या फिर उनकी जाने के बाद उनकी गैर मौजूदगी में उनके बारे में ऐसा कुछ लिखा जाएगा जिससे कि वो शख्सियत हमेशा विवादास्पद बनी रहे। इसके पीछे कोई हिस्टोरिकल सेंस नहीं है। उस किताब को पढ़ के ऐसा लगता है कि जयपाल मुंडा बहुत पॉपुलर थे बेशक, बहुत पढ़े लिखे थे बेशक, वो बहुत अच्छे हॉकी प्लेयर थे बेशक, लेकिन वो एक बहुत ही आराम पसंद और अमीरों के साथ उठने बैठने वाले एक एलीट लोग थे जो आम आदिवासी से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते हैं। तो जब आपने जयपाल मुंडा पर लिखा है तो आपने क्या पाया है, क्या फर्क है, किस तरह से आप सच्चाई को किस तरह से देखिए, बहुत बड़ा फर्क है। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी कुछ 3-4 रोज पहले जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो डूंगरपुर गए थे और उनका एक कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने एक बात कही और खास करके उस इलाके के सरकारी कर्मचारियों को धमकाते उन्होंने कहा कि यहाँ के कर्मचारियों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं और ये दूसरे गरीब बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। बाहर पढ़ने पर उनका ज्यादा फोकस था। उनका कहने का मतलब ये था कि यहाँ के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को बाहर क्यों भेज रहे हैं, यहीं के सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। जबकि अगर आप देखेंगे तो क्या बीजेपी के नेताओं के, मंत्रियों के, तमाम बड़े जो लीडर्स हैं उनके किसी का बच्चा सरकारी स्कूल में आज की तारीख में पढ़ रहा है? तो पता चलेगा किसी का नहीं पढ़ा। सबके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, सबके बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में हैं। तो वही जयपाल सिंह के साथ है। जयपाल सिंह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, उन्होंने वहां से अपनी ग्रेजुएशन की, वहां से उन्होंने अपनी मास्टर्स की, वहीं उन्होंने हॉकी खेलना सीखा, वहीं उन्होंने पत्रकारिता की, वहीं से वो मैनेजमेंट की तरफ गए, वहीं से वो बर्मा सेल कंपनी में नियुक्त हुए। तो उनकी जो सर्कल है, अगर कोई व्यक्ति आदिवासी समाज से आकर के आज से 100 साल पहले इंग्लैंड में और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर के इतनी सारे काम, तो जाहिर सी बात है उसकी सर्कल एक दूसरी भी होगी। एक तो उसकी अपनी जो सर्कल है, जो गांव की सर्कल, वो तो मौजूद है ही। बजाय इस बात की तारीफ करने के कि जयपाल सिंह मुंडा गवर्नर के साथ जाके चाय पीते हुए अपने लोगों की बात कर सकते हैं, आपने तो उसको नेगेटिव। दरअसल बलबीर दत्त जैसे लोगों का मानना यह है कि आदिवासी अगर है
तो वो सिर्फ केले के पत्ते लपेट करके घूमे। हाँ। आदिवासी है तो आदिवासी जैसा दिखना चाहिए। वो जो है ना वही टूटे पाटे पुराने कपड़ों में, वो अधनंगा शरीर उसको दिखना चाहिए, और वो जो है जीभ पर उंगली लगा करके सिर्फ विशिल बजाता रहे। बलबीर दत्त जैसे लोग उसी फॉर्म में देखते हैं और दिखाते हैं, और वो दिखाते भी ऐसे हैं। वो चाहते हैं कि आदिवासी उसी कंडीशन में रहे। तो आदिवासी को उस कंडीशन में रहने की जरूरत नहीं है। वो दिल्ली में रह करके अच्छे सूट वूट पहन करके वो बड़े लोगों के साथ बैठ करके भी वो आदिवासी हो सकता है। इससे उसकी आदिवासियत में कोई खतरा नहीं है। उसके पहनावे से आदिवासियत का कोई लेना देना नहीं है। उसकी भाषा से आदिवासियत का कोई लेना देना नहीं है। आदिवासी उसकी पहचान है जो कि उसको विरासत में उसके पुरखों से मिली है। उसका किसी और दूसरी चीज से कोई लेना देना नहीं है। तो बलबीर दत्त जैसे लोग एक्चुअली में एक फ्रेम के भीतर आदिवासी देखना चाहते हैं। ये वैसी ही फ्रेम है जो अक्सर हम लोग अमीरों के घरों में कुछ तस्वीरें देखते हैं, गांव की तस्वीर। उस तस्वीर में होता है कि सूरज निकल रहा है, एक पहाड़ है, नीचे नदी बह रही है, कुछ औरतें हैं जो पानी का मटका ला रही। वो जो इमेजिनेशन है गाँव की, बलबीर दत्त जैसे लोग भी उसी तरीके से आदिवासियों को पोर्ट्रे करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो भी वहीं पर रहे, और मैं उसके एकदम सख्त खिलाफ हूं। मेरा मानना है कि आपको उसी तस्वीर में क्यों देखना है। सही बात है। क्यों आप उसी नक्शे में देखना चाहते हैं? आप क्यों नहीं देखना चाहते कि एक आदिवासी इस देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर के सब कुछ हो सकता है? बिल्कुल। और क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल। जब इस देश को बनाने वाले आदिवासी, जहां से सभ्यता की शुरुआत हुई, उन्होंने जब आदिवासियों ने उस सभ्यता को शुरू किया, तो जाहिर सी बात है उसको मालिक है, तो वो उनका हक बनता है। नहीं, क्योंकि उस वक्त में बहुत सारे, क्योंकि उस वक्त में कलकत्ता ब्रिटिश राजधानी थी, तो उस वक्त में बहुत सारे ऐसे जमींदार थे जिनके लड़के लड़कियां घुड़सवारी कर रहे थे, पोलो खेल रहे थे, या वायलिन बजा रहे थे, या पियानो बजा रहे थे। लेकिन क्योंकि जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी हैं तो उनको वो ही चीज़ें अय्याशी लगने लगती हैं। कि सोचिए कि आदिवासी आके, जिसको आदिवासी अपना नायक मान रहे हैं, जिसको आप आदिवासियों का नायक मान रहे हैं, वो एक्चुअली एक बहुत ही अय्याश किस्म के आदमी। मैं आपको एक पर्सनल तजुर्बा शेयर करता हूं। मैंने एक दिन एक तस्वीर अपने घर की पोस्ट की थी, जो है, अब उसमें बैकग्राउंड में कुछ किताबें वो सब दिख रही थी, तो किसी ने नीचे कमेंट किया था। उन्होंने कहा, बताइए ये कैसा आदिवासी है? ये दिल्ली में रहता है, इतना लेविश लाइफ स्टाइल है, इतना अच्छा घर है, और इतने सारी कुछ चीजें इसके पास है, ये गाड़ी भी रखता है। मतलब बलबीर दत्त एक नाम हो सकता है, लेकिन वो पूरी एक मेंटेलिटी है, एक थॉट प्रोसेस है। लोग यही चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम सिर्फ जंगल तक रहें, हम शहर तक नहीं आए, हम अपना हिस्सा क्लेम नहीं करें। ये पूरी की पूरी जो किताब राष्ट्र निर्माण में आदिवासी, ये दरअसल राष्ट्र पर जो हमारा क्लेम है, हम उस क्लेम को असर्ट कर रहे हैं कि भाई आप हमें जो लाइन से दूर कर रहे हो, हाशिए से भी जो बाहर करके रखे हुए पिछले 70-75 सालों में, हमारी जरूरत सिर्फ तब पड़ती है जब आपको वोट की जरूरत हो, या बजट जब बनाना हो तो हमारे नाम पर कुछ अनाउंस किया जा सके, बजट पैसा, लेकिन वो पैसा पहुंचे कभी ना। हमारी सिर्फ दो ही जगह जरूरत पड़ती है। हम उससे बाहर निकलना चाहते हैं, उस इमेज से बाहर निकलना चाहते हैं। हम अपना हिस्सा जो इस देश का में जो हमारा हिस्सा, हम उसको क्लेम कर रहे हैं। और सिर्फ वो नाच गाने तक नहीं है, हम हर तरीके से, चाहे वो रिसोर्सेज का मामला हो, जल जंगल जमीन का मामला हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे आर्थिक संसाधन हो, हर चीज में वो हिस्सा हम क्लेम कर रहे हैं, जो कि किसी भी दूसरे भारतीय को मिल रहा है। तो इस देश को बनाने वाले हम लोग हैं, तो हमारा उस पर हक है जी। और जितेंद्र मीणा जी, आपने जो कहानियां इसमें चुनी हैं, कुल आपने कितनी 12 कहानियां चुनी हैं। तो ये 12 कहानियां चुनने का क्या प्रोसेस है? 12 ही कहानियां? देखिए, एक चीज मैं बताऊं, एज ए इतिहासकार, उसकी एक लिमिटेशन होती है। मेरी अपनी एक लिमिटेशन है, क्योंकि मैंने जैसे बताया लास्ट में लगभग 150 आंदोलन है, तो सब पर लिखना एक व्यक्तिगत तौर पे मेरे लिए संभव नहीं है।
मैंने 12 चुने, उसका रीजन ये था कि हमने उन नायकों को तवज्जो दी जिनको कि आज की तारीख में आदिवासी हलकों में सबसे ज्यादा माना जा रहा है। जी जी, हाँ, अच्छा, ओके। एक चीज, और जो देश के अलग अलग हिस्सों में है, हाँ, ये दरअसल एक प्रक्रिया शुरू हुई है, ये पहला हिस्सा है। हाँ, इसके बाद वाले जो अंक आएंगे उसमें बाकी के जो नायक जिनको अभी जगह नहीं मिली उनको हम लोग लेकर के आएंगे जी। तो उसको चुनने की वजह एक ये भी है कि भाई हम एक सीमित संसाधनों में, एक सीमित रिसोर्सेज के साथ जो मैं कर सकता हूं, जितने बारे में मैं लिख सकता हूं, जितने के बारे में मैं पढ़ सकता हूं, और खासतौर पे जो पब्लिक डिस्कोर्स में मौजूद है नायक, उनके बारे में सही संदर्भ में सही जानकारी मिल सके। बिल्कुल, क्योंकि अभी टंट्या भील को लेकर के कालीबाई कलासुआ, जयपाल सिंह मुंडा, तिलका मांझी, तिरोत सिंह, ये कोमरम भीम। अब जैसे आप देखिए कि एक फिल्म आई थी RRR जो साउथ के से आई थी, उस फिल्म में जो कैरेक्टर दिखाया है, एक है कोमरम भीम का। कोमरम भीम का कैरेक्टर जो है उसे जो है कोमरम भीमू के नाम से, और उसको दरअसल कैसे दिखाया, उस फिल्म को देखेंगे तो पता चलेगा कि उसे, और उनके साथ दूसरा कैरेक्टर है अल्लूरी सीताराम राजू का, तो उसमें एक को राम दिखाया है, कोमरम भीम को हनुमान के फॉर्म में दिखाया है कि ये एक जंगल में रहने वाला हनुमान है और एक मुक्तिदाता है। ये जो पूरा का पूरा आइडिया है आदिवासियों को लेकर के कि उसको जंगल से जोड़ करके आप उसको किसी मिथक से जोड़ रहे हैं। आप ये बता रहे हैं कि आदिवासी के लिए सबरी जो है वो आदर्श होनी चाहिए। बिल्कुल, जैसे मुसलमानों के लिए अब्दुल कलाम को RSS जो है आदर्श मानती है कि मुसलमान हो तो सिर्फ अब्दुल कलाम जैसा होना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो उनको सूट कर रहा है। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। समाज में अगर आपको कोमरम भीम चाहिए तो वो हनुमान के तौर पे क्यों चाहिए? उनकी अपनी एक पहचान है, हम उस पहचान को भी बचा रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार आदिवासी आइकॉन्स का जो है, खास करके बीजेपी की सरकार जिस तरीके से एप्रोप्रिएट कर रही है, उसको एक्सेप्ट कर रही है और उसको मिथकों से जो जोड़ रही है, हम उसे भी चुनौती दे रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं बेसिकली कि पहली समस्या तो ये है कि जो आदिवासी नायक हैं उनके बारे में कम बात हुई है, और जो जितनी बात हुई भी है वो भी सही बात नहीं हुई है। बिल्कुल, और उसको आप करेक्ट करने की कोशिश बिल्कुल। तो जो मिथ है ना उसको बस्ट कर रहे हैं, हम उसको तोड़ रहे हैं, उसको फोड़ रहे हैं, और हम एक्चुअल हिस्ट्री अपने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, अक्सर जब कोई समाज अपने नायक के बारे में बात करता है तो उसकी जो व्यक्तिगत उपलब्धियां होती हैं, उसका जो व्यक्तिगत साहस होता है, या और जो उसकी व्यक्तित्व की खासियत होती हैं, आमतौर पर उसके बारे में बात होकर रह जाती है। लेकिन जब एक इतिहासकार किसी अपने पुरखे के बारे में, उसके योगदान के बारे में, उसके नायक बनने की कहानी जब लिखता है, तो इतिहासकार आपको बताता है कि वो नायक आखिर नायक कैसे बना, उस वक्त का समाज कैसा था, उस समाज का संघर्ष कैसा था, और उस संघर्ष को किस दिशा में कैसे कोई नायक लेके गया, और किस मुकाम तक उस नायक ने उस संघर्ष को पहुंचाया, और कितनी कुर्बानियां उस नायक ने इस संघर्ष में दी। और इस किताब में राष्ट्र निर्माण में आदिवासी, इस किताब में डॉक्टर जितेंद्र मीणा ने, मुझे लगता है कि इस पक्ष को ध्यान में रखा है कि वो सिर्फ आदिवासी नायकों की व्यक्तिगत उपलब्धियां या व्यक्तित्व की खासियत की बात ना करें, बल्कि उस संघर्ष की बात करें जो संघर्ष आम आदिवासी उस वक्त में कर रहा था, किस तरह से आदिवासी नायकों ने उनकी आकांक्षाओं को, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कुर्बानियां दी और खुद को नायक साबित किया। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। आदिवासी इंटेलेक्चुअल से, आदिवासी नेताओं से, आदिवासी कार्यकर्ताओं से आपको मिलवाने का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए मैं भी भारत।